नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर बिहार में हैं। पूरा पटना ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा है। प्रधानमंत्री अभी से थोड़ी देर पहले पटना पहुंचे हैं। अभी वो रोड शो कर रहे हैं। रोड शो से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथ ही बिहटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पदाधिकारियों से के साथ बैठक करेंगे। इस बीच पूरे पटना में ऑपरेशन सिंदूर की छाप दिखाई दे रही है। मैं सीधे जाऊंगी प्रभाकर कुमार के पास। प्रभाकर, ये जो प्रधानमंत्री का रूट है रोड शो का, वो पटना एयरपोर्ट से लेकर क्या जो पार्टी कार्यालय है, भाजपा कार्यालय, वही है? आपके सवाल का जवाब आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं आपको यहाँ का तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका कारकेट मैं आपको दिखाऊं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ हम खड़े थे। और आप देखिए इनका रोड शो यहाँ से गुजरता हुआ, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते हुए, और प्रधानमंत्री का ये पूरा काफिला, पूरा कारकेट जो है वो पटना के बेली रोड, और वो जो आप बंद गाड़ी देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मौजूद है। हालांकि अमूमन जो है वो प्रधानमंत्री खुली जीप में रोड शो करते हैं, बट इस बार शायद सुरक्षा कारणों से वो बंद जीप में है, बंद जीप में मौजूद है। और यहाँ पे जब भीड़ देखी उन्होंने तो कार जो है उसकी गति थोड़ी धीमी कर दी गई। प्रधानमंत्री का ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री को सामने से गुजरते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा पा रहा हूं, हालांकि यहाँ पे काफी ज्यादा इस कारण से बहुत सीधी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, बट प्रधानमंत्री अभी पटना के बेली रोड यानी हड़ताली मोड़ के पास से गुजरते हुए, ये 4 किलोमीटर का लंबा सफर है जिसे आधे घंटे से 45 मिनट में पूरा किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पे उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, नए टर्मिनल बिल्डिंग का, उसके बाद शिलान्यास किया जो पटना में नया बिहटा में जो एयरपोर्ट आ रहा है उसका, और उसके बाद ये रोड शो प्रारंभ हुआ। ये यहाँ से गुजरता हुआ भाजपा कार्यालय तक जाएगा, और भाजपा कार्यालय से प्रधानमंत्री वहाँ पर एक मीटिंग करेंगे। जितने भी इनके एमएलए, एमएलसी और सांसद हैं उनके साथ, और उनकी जो कोर कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। और उस बैठक के बाद फिर प्रधानमंत्री आज वापस पटना में ही रुकेंगे। राजभवन में उनका रात्रि विश्राम है, और कल फिर वहाँ से प्रधानमंत्री जो है वो जाएंगे रोहतास, जहाँ पे उनका कार्यक्रम जो है वो लगभग जुड़े रहिए। आज मुकाबला में हम इसी पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को सियासी रंग में रंगा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी मोदी के नारे लोग लगातार उत्साह के साथ, और ये देखिए मशाल, हाथ में मशाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार पहुंचे तो बिहार की राजधानी ऑपरेशन सिंदूर के रंग में नजर आई। जबरदस्त उत्साह आम लोगों में, जो प्रधानमंत्री पटना की सड़कों की दोनों ओर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कटआउट नजर आए। स्टेज पर ब्रह्मोस और राफेल की रेप्लिका भी नजर आई। लोगों में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस उनके तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, 50 से ज्यादा सैनिक ढेर कर दिए। और उसके बाद पूरे दुनिया में भारत की धाक जमी है कि भारत एक ऐसा देश है जो एटमी मुल्क का जो धौंस जताता था पाकिस्तान, उसकी धौंस और हेकड़ी को तोड़ने वाला देश है। शहादत को सियासत का आधार मत बनाइए प्रधानमंत्री जी। ये देश अब और नहीं सह सकेगा। हम और नहीं बंटना चाहते, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। आपकी एकजुटता आपके शब्दों में आनी चाहिए। बिहार से पहले पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में थे, अपना परचम लहराया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। आतंकवादियों ने
हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक 5 किलोमीटर का रोड शो, साथ में 50,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। जाहिर है चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और पीएम मोदी ने चुनावी टोन सेट कर दिया है। देखिए कि चुनाव के वक्त बहुत तरह के वादे ये करते हैं, इनकी आदत रही है। अब 2014 की बात याद कीजिए, जब पहले बार वो जीत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या क्या वादा किया था कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आज 11 वर्ष बीतने जा रहे हैं, 22 करोड़ को मिलना चाहिए, कहाँ चले गए? कोई काम नहीं। महंगाई बताते थे आकाश छू रहा है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम करेंगे सरकार में आने पर। महंगाई और कहाँ आगे बढ़ गया वो देखिए। बोलने और करने में फर्क है। विपक्ष के पास चेहरा है, कुछ बोलने की ताकत है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का लक्ष्य केवल है बिहार का विकास, और उनका कहना है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं। उन्होंने 2015 में कहा था और 1.25 लाख करोड़ दिया। वो सड़कें झकझका करके दिख रही है। 1.25 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट। पीएम मोदी के दौरे पर एनडीए के दावे और विपक्ष के सवालों के बीच नई दावेदारी ठोक रहे प्रशांत किशोर भी चुनौती बनने और देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 25 के बाद यही लाडले मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। कह के देख ले, जनता अभी बता देगी कि लाडले हैं कि नहीं है। जनता को तय करने दीजिए, अभी तो चुनाव है 3 महीने के 4 महीने के बाद। तो मोदी जी और भाजपा को ये घोषणा करनी चाहिए कि आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिर उस पर जनता का वोट लेना चाहिए। पीएम मोदी का बिहार दौरा 2 दिनों का है। कल रोहतास और बिक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा है, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर को सियासी रंग दिया जा रहा है? क्या बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा बनेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा चुनावी बिगुल का संकेत है? मोदी नीतीश की जोड़ी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष कितना तैयार है? हमारे साथ शाजिया इल्मी है, प्रवक्ता भाजपा की, राजेश राठौड़ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, धीरेन्द्र मुन्ना एलजेपी से हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जदयू के, प्रोफेसर नवल किशोर हैं प्रवक्ता राजद से, और रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। शाजिया इल्मी, आप लोगों ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को सियासी रंग नहीं दिया जाएगा, लेकिन राफेल दिख रहा है, ब्राह्मोस का डमी दिख रहा है और बार बार हर रैली में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, तो ये सियासी रंग नहीं है तो क्या है? नमस्कार मारे जी, नमस्कार आप सबको, आदाब अर्ज भी। और मैं आप सबके से कहना चाहूंगी, हमारे देश में चुनाव लगातार होते रहते हैं। जब पुलवामा में जिस तरह का हमला हुआ, बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक, तब क्या कहा गया? उसको भी एक पॉलिटिकल स्टंट कांग्रेस पार्टी ने बताया। यहाँ तक कि राहुल गांधी उस पूर्व गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने भी गए, सत्यपाल मलिक जी से, जो उस वक्त वहां पे तैनात थे, वो एलजी थे उस वक्त, और जिन्होंने डेमिट ऑफिस करने के बाद और 2 पोस्टिंग्स के बाद फिर कहा कि वो जानबूझकर किया गया। मतलब इतनी ज्यादा गंभीर और अफसोसनाक बात कही गई, और सिर्फ क्योंकि पॉलिटिक्स करनी थी। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी हुआ है, अभी भी जारी है, और मुझे लगता है कि जब बात होगी हमारे प्रधानमंत्री जी की या भारतीय जनता पार्टी की, तो जाहिर सी बात है विकास की बात होगी, और जाहिर है क्योंकि उसके वजह से क्या कुछ बदला है, तस्वीर वो बदलेगी। उसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा भी एक मुद्दा है और वो मुद्दा रहेगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, चाहे देश के अंदर में जो घटनाएं पहले होती थी, कहीं पे बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, कहीं पे कुछ अटैक्स, वो सब पूरी तरह से लेकिन शाजिया, सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या चुनावी मुद्दा बन सकता है, खास करके बिहार जैसे राज्य में?
जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने ही नेताओं को सिर्फ इस वजह से उनको दोष बढ़ रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो भारत की तरफ से विदेश में बोल रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा विपक्ष के दिमाग में तो है। चलिए, और ऐसी ईर्ष्या और ऐसी जलन, राजेश राठौड़ इसका जवाब दीजिए। जवाब देने से पहले बिहार के नागरिक होने के नाते बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूँ। विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते छोटा छोटा कुछ सवाल करता हूँ। पहला सवाल तो पहले ही नहीं किया, पहले वक्त किया जो अभी प्रभाकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में अमूमन खुलेआम निकलते हैं, गुजरात में पैदल भी चलते हैं, पटना के नेहरू पथ शीशा तक नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार उसी रोड के आसपास एक सप्ताह तक गोलियों का बौछार भारे होता रहा। ऐसे बिहार में प्रधानमंत्री का हम स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दहशत गर्दी के डर से शीशा तक नहीं खोल पा रहे हैं। ये बिहार सरकार के सवाल है। नहीं, वो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप मत उठाइए तो बेहतर है, क्योंकि नहीं सर, हमने 2000 नहीं राजेश राठौड़ साहब, एसपीजी है, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन ग्रुप है, उनको ये सब मुद्दा उनको हैंडल करने दीजिए। इस पर कोई आपको सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 का भी हमने रोड शो देखा है। वो उसी रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे इंटरव्यू दिया था और उन्होंने खुद उसमें रोड शो में वो खड़े थे, खुली जीप थी। तो वो सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो सिक्योरिटी का इशू है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका सिक्योरिटी वाला इशू नहीं उठाना चाहिए। चलिए आगे बोलिए, जो सवाल है वो पूछिए। तो मैंने कहा सवाल है, उससे मैं आता हूँ। प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, मुख्यमंत्री जी 5 दिन पहले 80 परिषदों की बैठक से 1 दिन पहले नीति आयोग और प्रधानमंत्री की थे कि बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% अंशदान। मैं आपको ऑडियो फिक्स कराऊंगी, क्योंकि इस ऑडियो में दिक्कत लग रही है और इसीलिए मैं पहले वो ऑडियो फिक्स करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी। मैं राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी। राजीव रंजन जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, अनाउंसमेंट करवा लीजिए आप लोग कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा। देखिए, विपक्ष ने ये तो मान लिया है कि अब एनडीए की सरकार प्रचंड जनादेश के साथ बनने जा रही। अब सवाल प्रशांत किशोर जी कर रहे हो या कांग्रेस के नेताओं की ओर से कही जा रही या आरजेडी के लोग सवाल खड़े करते हैं। लोग ये कहते हैं कि अभी तक उनकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं। मतलब ये है कि इनके मन में पीड़ा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हो। निसंदेह नीतीश कुमार जी होंगे, ये कई अवसरों पर एनडीए के कई नेताओं ने कह दिया है। लेकिन ये बात युद्ध शुरू होने के पहले अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं जो ये अलग अलग पार्टियों के जो सेना नायक, उनको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दीवारों पर लिखी इबारतों को पढ़ लीजिए। एक बड़ी पराजय का सामना करने के लिए खुद को तैयार कीजिए, इसलिए कि बिहार बदहाली के दौर में लौटना नहीं चाहता है। उन खलनायकों के साथ बिहार खड़ा नहीं होना चाहता है जिन्होंने बिहार को आंतरिक उपनिवेश की तरह केंद्र के हवाले कर दिया, 20 साल में आपने क्या किया? आंतरिक उपनिवेश के तौर पर बिहार का इस्तेमाल किया। राजीव रंजन जी, 20 साल में आपने क्या क्या कर दिया? अब ये तो आपके सामने है। मैं जानता हूं कि आपका क्या नजरिया है वो आप बेहतर समझ पा रही होंगी, लेकिन मैं तो बिहार में जो रोजगार के अवसर हैं, जो नौकरियां मिल रही हैं, जिस तरह से 94 लाख हर परिवार के सदस्य को लघु उद्यमी योजना से जुड़ने का मौका मिला, चमचमाती सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, एक्सप्रेसवे है, लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार न केवल स्वावलंबी हुआ है, बिहार आज बिजली दूसरे राज्यों को दे पाने की स्थिति में आया है और बिहार में निवेश लगातार बढ़ रहा है। अगर ये काफी नहीं है बिहार की बदलती तस्वीर के लिए, तो बहुत कुछ और भी विपक्ष जी, मैं अभी नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजद के हैं।
वो शायद अपनी तस्वीर आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी और रवि उपाध्याय के पास जाऊंगी। रवि उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये दिख रहा है कि चुनावी बिगुल का संकेत दे दिया है और मैसेज सही एक है कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी एक छवि को दिखाता है कि वो एक स्ट्रांग नेता हैं, लेकिन उसी साथ साथ नीतीश कुमार का इस गठबंधन में वही रोल रहेगा जो पहले था, क्योंकि वो 6% जो कुर्मी वोट है वो लाते हैं। तो इसलिए अरिथमेटिक जो है, हर बार की तरह बिहार अरिथमेटिक और कास्ट जो होता है, जाति के नाम पर जैसे वोट करता आ रहा है, उसी नाम पर ये भी चुनाव होगा। देखिए, निश्चित रूप से उसी तर्ज पर ही चुनाव होगा बिहार में। ऐसा नहीं है, जाति से इतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ जब आप उम्मीदवार जाति को देख करके दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब उम्मीदवार जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस विधानसभा क्षेत्र में लड़ता है, तो वो उसको क्या कहा जाता है कि नहीं, उस क्षेत्र में उसकी आबादी है। तो जो आप आबादी देख करके दे रहे हैं, जो उम्मीदवार बना रहे हैं, हर पार्टी हर दल बना रही है, तो निश्चित रूप से जाति बेस्ड ही चुनाव होगा। और आप देख सकती हैं कि वो जो 4 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए, वह कहने की बात नहीं है कि रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, वहां पर आपने वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला पॉकेट होता था, तो वो विधानसभा के उपचुनाव में आपने देखा कुछ दिन पहले ही हुए हैं, वो चारों की चारों सीट आप देख लीजिए, वो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से एनडीए ने अपने पाले में कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी यात्रा है 5 माह के दौरान, जहां तक हम देखो समझ पा रहे हैं। और इससे पहले मधुबनी आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पहलगांव की जो दुखद घटना हुई उसके बाद, और इसमें तो पहलगांव वाली घटना में बिहार के लाल की वहां पर हत्या हुई थी, मार दिया गया था उनको। तो वो इसके बाद से बिहार के लाल, और वह भी आईबी में हुआ करते थे, वो उनकी हत्या हुई पहलगांव में, अनंतनाग में जो घटना हुई। तो इस वहां जो मधुबनी में आए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे। और सिंदूर ऑपरेशन आपने देखा कि टारगेटेड पॉइंट पर हिट करके वो 9 जगह पर जो डिस्ट्रॉय किया गया, जो बर्बाद किया गया। तो तंग और तबाह नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। या तो बिहार की आम आवाम इस बात पर मुहर भी लगा चुकी है अब कहने, और जितने आप देखिए भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी है, बावजूद उसके रोड शो पर जो भीड़ निकल करके आई है वो ठीक है। रवि उपाध्याय जी, बिहार बहुत ही एक यूनिक स्टेट है, क्योंकि 2014 में बिहार ने नरेंद्र मोदी को इतने प्रचंड बहुमत दी थी और 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी। 2019 में भी पूरे 40 on 40 दिया गया, 2020 में भी फुल ऑन फुल मार्क्स दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब जब लोकसभा का चुनाव होता है एक दूसरी तस्वीर आती है। 2020 में हमने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन था वो एकदम जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करने पर पहुंच चुका था। बिल्कुल नहीं, देखिए 2020 में तेजस्वी यादव, निश्चित रूप से आप एक बात देखिएगा कि 2020 में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींची थी रोजगार, पलायन और बेरोजगारी को लेकर के। ऐसी पिच तैयार की थी कि उसी पिच पर एनडीए को बाध्य होकर के बैटिंग बॉलिंग करना पड़ा। तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और वही जो है सो अब आप देखिए रोजगार, अब बिहार में रोजगार और पलायन की बात हो रही है। देखिए अभी कई सारे वक्ता कुछ बोल रहे थे कि सड़क बना है, तो सड़क बना है तो सड़क सिर्फ चलने के लिए हमारे आपके लिए नहीं बना है, वहां इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे कारखाने लगेंगे, क्या इन्वेस्टर निर्माण होता है, न कि हमारे तो इन्वेस्टर आ रहे हैं क्या रवि उपाध्याय जी, बड़े बड़े? नहीं, हम वही कह रहे हैं, सड़क का निर्माण हुआ, गुणवत्तापूर्ण सड़क बना। शक्ति यादव राजद से जुड़ गए हैं, तो हम कर रहे हैं। शक्ति यादव, राजीव रंजन जी और शाजिया इल्मी जी दोनों का कहना है कि बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा मैसेज वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने प्रेजेंस से। वहाँ पर जो मौजूदगी है उनकी, वो ही बता रही है कि कितना बिहार बदल चुका है। बिहार में बदलाव के पैमाने क्या है? नीति आयोग की रपट या व्यक्तिगत विचारों का परोसना आम जान? अगर नीति आयोग की रपट मानता हूं
तो हम प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, रोजगारी के क्षेत्र में हमारे हालात वक्त से वक्त और जिस पैमाने पे खड़े हैं, एक बार उधर देखनी चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट हमारी नहीं है, नीति आयोग की। और एक बार लगातार मैं कहता हूँ, डेवलपमेंट फॉर विकास किसके लिए? अगर अब भारत सरकार के पोर्टलों पर 3 करोड़ से अधिक लोग अगर बिहार से बाहर पलायन करके काम करने गए हैं, तो क्या बिहार विकसित हो गया? ड्रॉप आउट जो हमारा रेट है वो 11% के आसपास है, तो कैसी शिक्षा है? अगर बिहार के खून पसीना से गुजरात खुशहाल हो रहा है, उस खून पसीने की कीमत प्रधानमंत्री जी को बिहार की तरफ ध्यान देनी चाहिए। बिहार को जो दे रहे हो बिहार को मिलना चाहिए, 100% नहीं तो 90% कम से कम। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का आना, राजनीतिक रूप से रैली करना और पटना के शहरों के मलिन बस्तियों से पैसे बंटवा कर करके लोगों को बुलवा लेना, उससे कोई नैरेटिव नहीं बदलता। तो ये कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख रहे हैं जो शाजिया इल्मी को नहीं दिख रही है? शाजिया इल्मी, ये नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट है जो सारे इंडिसेस पे बिहार सबसे नीचे है? और आप लोग बोलती हैं कि हम लोग विश्वास कर लें कि बिहार बदल भी गया है और आगे बढ़ भी गया है। देखिए, विकास का जो नया अध्याय जो हम देख रहे हैं, मोदी सरकार ने बिहार को जो सम्मान दिया है, और मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि इकोनॉमिक इंडिसेस की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरह से प्राथमिकता की दी गई है, जो कि दशकों तक लोग वंचित रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति की, जिसका जिक्र अभी भी राजीव भाई कर रहे थे। तो आप सोचिए कि 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, गंगा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके अलावा आप देखिए चाहे रेलवे में आप ऐतिहासिक निवेश की बात करें तो वो तो बहुत ही बड़ा निवेश हुआ है। नई लाइन्स हो, स्टेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, बक्सर हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, पटना हो और कई क्षेत्रों में। फिर बिजली और जल जीवन मिशन, इसका जो बहुत 2014 से पहले की तस्वीर और 2014 के बाद की तस्वीर अपने आप में बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हर गांव तक आज 100% सैचुरेशन हुआ है, बिजली पहुंची है। जल जीवन मिशन सबसे ज्यादा, और मैं बता रही हूँ आपको, सिंदूर तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर हमारे रग में, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं, वो सिंदूर का जो लाल रंग है वही रग की तरह बह रहा है। जाहिर है हर एक देशवासी के लिए ये इतना जज्बाती इमोशन है। लेकिन उसके अलावा क्यों कोई भी बिहार का निवासी चाहेगा बदहाली की तरफ जाना? खुशहाल होना चाहता है, विकास मैटर करता है, हर एक चीज उससे जिसका उसको सरोकार है, चाहे वो बेहतर सड़कें हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन हो। जाहिर सी बात है वो एक एस्पिरेशनल एस्पेक्ट जो है वो देखने को पहली बार वो हकीकत में बदल रहा है। और जाहिर सी बात है, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताना चाह रही थी, शक्ति जी को बताऊंगी मैं। उद्योग आप देखिए, रोजगार आप देखिए, आप जीआई टैग की बात कीजिए, आप गरीब कल्याण नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में आप देखिए, तो बहुत ही स्पष्ट संदेश है। और यही स्पष्ट संदेश है कि मोदी युग ने बाकायदा मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर जिस तरह से सींचा है बिहार की धरती को, और जाहिर है उसमें जो आप पलायन रुक गया है क्या शाजिया इल्मी बिहार से? पलायन रुका है, पलायन रुका है क्योंकि पलायन रुका है। चलिए उद्योग के राजीव रंजन जी, पहले बिहार की क्या हालत थी? नहीं पहले क्या, 20 साल से तो आपकी सत्ता है, कौन सा और पहले आगे लेकर जा रही हैं आप? देखिए, पलायन पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आरजेडी पहले ये बताया कि पलायन के आंकड़े उनको कहां से मिलते हैं। 2011 के बाद तो कोई सेंसस हुआ नहीं। आधिकारिक आंकड़े जो बिहार में स्किल मैपिंग और बिहार में जो बाहर के लोग लौटे उनकी संख्या 23 लाख लोगों की, और ये रिवर्स माइग्रेशन है। जवाब ये है कि पलायन तो रुक ही गया, पलायन घट गया, बल्कि जो लोग गए थे बिहार से, जो जान बचाने के लिए गए थे, जो अवसर की तलाश में गए थे, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था, किसानों का पलायन हो रहा था, मजदूरों का पलायन हो रहा था, बुद्धिजीवियों का पलायन हो रहा था। वो वजह क्या थी? जब वो खौफनाक मंजर लोग याद करते हैं, डॉक्टर रमेश चंद्रा और ये तमाम ऐसे लोग जिनको पटना के लोग
आज भी महसूस करते हैं कि उस दौर में राजीव उनके साथ रंजन जी, इंसाफ नहीं। कब तक ये डरा करके राजनीति मैंने करिएगा? आपका जवाब दिया है कि अब रिवर्स माइग्रेशन हो चलिए, रहा है। रिवर्स माइग्रेशन के जो आंकड़े आप बता रहे हैं उसी का जवाब ले लेते हैं पहले राजद से, उसके बाद फिर से आएंगे। राजद जवाब दे। शक्ति यादव। बिल्कुल, हम कोई आंकड़े अलग से नहीं लाते। नीति आयोग की रिपोर्ट मैं आपको सेंड करता हूं, पढ़ लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, पता नहीं कहां से राजीव रंजन जी पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको पलायन पर बात उस समय अरे सुनिए ना, इंटरप्ट नहीं करिए ना राजीव जी। भारत सरकार के पोर्टलों पर 3 करोड़ से अधिक लोग बाहर में हैं। वो पोर्टल पर राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं डाला है, जाकर के सर्च करिए, मारिए। किस पोर्टल, सोर्स बताइए ना। सरकार अचेत है तो सरकार के साथ साथ अगर सबकी मानसिक स्वास्थ्य के रूप में अगर कमजोर हो गया तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं अगर ये बात कर रहा हूं, 1 लाख किलोमीटर से अधिक यूपीए वन गवर्नमेंट में रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार में सड़कों का निर्माण में पैसे दिए 90% राशि 10 राज्य सरकार। नंबर 1, यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट 2000 के बाद जो इकोनॉमिक बूम दुनिया के अंदर में हुआ, उसका लाभ विभिन्न राज्यों को मिला, जिस पर ये गाल बजा रहे हैं, ढोलक बजा। लगभग 1350 किलोमीटर से अधिक एनएचआई में सड़कों में तब्दील की गई। दैट टाइम टीआर बालू सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैडम राबड़ी देवी जी के साथ बैठकर इनको अवसर मिला। मैं तीसरी बात की ओर आना चाहता हूँ। रूरल हेल्थ मिशन में या फिर रूरल एजुकेशन में 90% राशि, सर्व शिक्षा अभियान के क्षेत्र में 90% राशि, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा अभियान में बिल्डिंग के निर्माण में पहली बार इनको मिला, जिसका इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई। हम वो पर नहीं जाना चाहते। अगर आप सरकार के, भारत सरकार के पोर्टलों पर 3 करोड़ से अगर अधिक लोग बाहर में जाके काम कर रहे हैं, तो क्या ये पलायन नहीं? नंबर 1। नहीं, मैं तो वही जिन पात्रों की चर्चा कर रहे हैं, कालांतर के जिन पात्रों की चर्चा कर रहे हैं, जनता दल लगाता, तो बिहार जो लोग लौटे उनका जो अधिकारी की रिकॉर्ड है, मिर्ची क्यों लग रही है? आपके पास जो आंकड़े हैं वो बताइए ना। सुनिए, सुनने की साहस रखिए। अगर नहीं वर्कआउट कर रहे हैं तो सुनने के साथ रखें। सवाल नंबर 2, जिसकी चर्चा अपने डॉक्टरों की, वो बिलोंग करता था जनता दल और भाजपा पार्टी से। उसने बाद में इन्वेस्टिगेशन में खुल करके सामने आया। आज कट्टा राज बिहार में चल रहा है, सरेआम। लेकिन अगर यही राज दूसरे होता, गैर भाजपा होता, जंगल राज। जंगल राज किसको कहा गया था? निकालिए, लंबा हो गया। अब जवाब कंप्लीट मारिया जी नहीं कर रहे हैं। जंगल राज जी, मैं धीरेन्द्र मुन्ना से जवाब लूंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला है अभी तक। उसका जवाब वो दे दे, वो भी आपके सहयोगी हैं, तो जो आप बोलेंगे वो भी वही बोलेंगे। चलिए धीरेन्द्र मुन्ना जी, जवाब दीजिए राजद का। इसमें भाजपा का मेयर हुआ करता था सरकार। देखिए मारिया जी, नहीं कहा गया। जिस तरह के ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बिहार को आप कह रहे हैं कि पिछली बातों को क्यों आप याद कराते हैं? देश के आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को गुलामी के उन लोगों को, हम बच्चों को भी याद कराते हैं कि हम लोगों को नहीं, कोई गुलाम नहीं था बिहार में, तो ये ज्यादा एग्जैजरेट मत करिए। और कौन सी गुलामी की बात कर रहे हैं आप? जब मैं देश की गुलामी की बात कर रहा हूँ 1947 के पहले की, और हम बच्चों को आज भी याद करवाते हैं कि नहीं? बिहार और देश की गुलामी में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। तो बिहार में अगर सत्ता बदलती है तो कोई गुलामी नहीं हो जाता है। 2005 में अगर आप लोग की सत्ता आई है तो उससे पहले कोई गुलाम नहीं था बिहार। और मैं बताता हूँ कि जब ये बात कर रहे हैं, देखिए नजरें ठीक होना चाहिए, देख आप सकते हैं, लेकिन अगर नजरिया आपका गलत होगा तो बिहार रुकिए शक्ति यादव जी, रुकिए जरा, उनकी बात सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए नजरें ठीक हो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर नजरिया आपका ठीक नहीं हो तो आप नहीं देख सकते हैं बिहार की विकास की चीजें। सड़कें बनती थी कब? और जब राजद के समय में सड़कें बनती थी तो अलकतरे में घोटाला होता था। जब पशुपालन की बात होती थी तो चारे में घोटाला होता था। जब वन पर्यावरण की बात होती थी तो मिट्टी में घोटाला होता था। और जब रेल की बात होती थी तो जमीन में घोटाला होता था। ये बिहार तो सब चीज देख चुका है ना। और पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, 45,000 पर था जब ये लोग सत्ता में आए थे। इसको अपने कर्म से इन लोगों ने घटाते घटाते 22,000 पर लेकर गए। और साथ में लोग का पलायन नहीं हुआ, पलायन हुआ पूंजी का भी। लोग यहाँ पर पूंजी नहीं लगाते थे, बैंक यहाँ पे पैसा और लोन नहीं देता था। आज वहां से जब सरकार 2005 के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने 65,000 पे किया है। तो
तो जिस तरह का विकास हो रहा है, जहां पर आप लोगों ने छोड़ा था, ये छोटी सी बात है क्या? कहीं सड़कें नहीं थी, एक हवाई अड्डा हुआ करता था, और वो भी वहां पर सुरक्षित नहीं था कि कोई 10 बजे रात के बाद कोई गया से या नवादा से या मुजफ्फरपुर से पटना आ जाए। उस दौर को भूल गया राजद। लेकिन मैं कहता हूं कि पॉजिटिव सोच के साथ विरोध करिए, अच्छा लगेगा। जन समस्याओं की बात करिए, अच्छा लगेगा। लेकिन सिर्फ सत्ता पाने के लिए अनर्गल आरोप लगाना और देखते हुए जिन सड़कों पर आप चलते हैं उसकी अवहेलना करना, जिन अस्पतालों में आप अपना इलाज करवाते हैं उसकी बात नहीं करना। कुछ तो अच्छा किया है ना। चलिए, नहीं, ये जो आप बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। शक्ति यादव जी, कुछ तो अच्छा किया होगा नीतीश कुमार ने, इसीलिए तो इतने साल से सत्ता में है। मैं गोबर को हलवा समझ करके अंधभक्ति के साथ खाने वाले लोगों में से नहीं। ये सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। हर कोई सरकारें आती है, कुछ करके जाती। मैं नकारता हूं नहीं किसी भी सरकार के किए गए कार्यों। हम उन लोगों से भी नहीं है कि जब जरा बताइए, जरा पूछ लीजिए ना कि 14 के बाद कितना सा निवेश आ गया, कौन सा चीज हो गया। मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों से। दूसरी बात, अभी आरोप लगा रहे हैं हत्या होता है, अब तो कोई पटना पहुंच कहाँ रहा है। पटना में तो खौफनाक स्थिति है, राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा जाकर के यूनिवर्सिटी में जहां हत्या हुई, बुलाना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं, अचेत है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उनको पता ही नहीं। ये भी प्रकरण सुन लिए कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अचेत है। नंबर दो जिसकी बात कर रहे हैं, पटना के 4 लेनों की बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं 2004 जानकारी का अभाव है। तो उसमें मैं क्या करूं। नंबर 2 जो पलायन की बात कर रहा है, यहाँ से पलायन करने वाले एक नैरेटिव सेट किया था। और एक बात बार इनको अवसर दे करके ये बताइए कि 90 से 2005 पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी है, अलग से कोई फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये प्रतीक है या नहीं थी। अगर बिहार की सरकार ये चाहते हैं तो हम गलत क्या करते हैं, अगर जनता को बताते जरा हैं। पूछिए कि जो पैसे मिले आज प्रति बिहार को जिस अंधेरे से बिहार के हर व्यक्ति पर क्या 2005 के बाद में बिहार लौट जाए, इससे सचेत करना हर बिहारी की जवाबदेही है। कोई लाइन है क्या? जवाबदेही का निर्वहन जो कर रहे हैं, पैदा लिया उससे उसे केवल चिल्लाने से और नकली रिपोर्ट पढ़ने से, बगैर स्रोत ये कोई सा सवाल हुआ क्या? जानकारियों को देने से आप लोग एक दूसरे को बोलिएगा तो आगे बात कहाँ से समझ में आएगा। एक दूसरे से मत बोलिए, सुनने दीजिए। मैं वही पूछ रहा हूँ। सुनते रहिएगा और जवाब देने का अवसर आप चलिए, राजीव रंजन जी की बात सुन लीजिए। शक्ति यादव जी बोलिए। राजीव रंजन, देखिए, मैंने आपको कहा, आपने कहा कि कब तक आप लोग 90 से 2005 की चर्चा कीजिए। देखिए, जनता को ये बताना पड़ेगा, अगर बिहार को उस अंधेरे से हम लाए हैं रोशनी में, तो निसंदेह फिर जनता उस अंधेरे में नहीं लौटे। ये क्या राजीव रंजन जी, आप आंकड़ों पर विश्वास करते हैं? कितने हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स बिहार में इस बार? ये फर्स्ट टाइम वोटर्स तो निश्चित तौर पर बिहार सबसे युवा राज्यों में से एक, तो युवा राज्य है, फर्स्ट टाइम वोटर्स के आंकड़े ज्यादा होंगे। और अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स को आप ही की सरकार का मेमोरी है तो वो आप उनको क्यों याद दिला रहे हैं? आप बता दीजिए आप क्या क्या किए हैं। रिपोर्ट कार्ड अपना दिखाते नहीं है, वो बार बार बोलते हैं कि जंगल राज था, ऐसे थोड़ी ना चलता है। मारिया जी, हाँ। आप इतनी उदारता जितनी शक्ति जी को लेकर के बरत रही हैं, थोड़ी उदारता मेरे लिए भी बरतिए। सुन ली, मैंने 2 हिस्से में आपको जवाब दिया है। विकास के उन कार्यों की भी जानकारी दी जो बिहार में हो रहे हैं, और उस दौर से बिहार निकला है ये बताना नौजवानों के लिए भी जरूरी है कि कोई बेवकूफी न करे, कोई भूल नहीं करे। उस दौर में अगर आप लौटते हैं तो निसंदेह उससे बड़ा काला अध्याय बिहार का नहीं हो सकता है। उसके पहले राजेश राठौर जी की पार्टी थी, कम से कम समाज में इतना दुराग्रह और अविश्वास नहीं था। विकास तो इन्होंने भी नहीं किया था, इन्होंने माल भाड़ा समानीकरण लादा बिहार पर। बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर नहीं हुआ तो उसके लिए असली जिम्मेदारी कांग्रेस और उसके बाद आरजेडी की। और उसके बाद बिहार में जिस तरीके से घोटालों का, नरसंहारों का वो दौर बिहार ने देखा है, बेरोजगारी पर, पलायन पर, ये लंबी बातें करते हैं। हम तो आपके सामने आंकड़े दे रहे हैं, 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरियां, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए का लघु उद्योगी योजना का आर्थिक सहयोग, ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में है।
और इन आंकड़ों के बाद इन पर आधारित परिवारों की जो राजेश राठौर जी कितना नर्वस हो रहे हैं महागठबंधन के सारी पार्टीज प्रधानमंत्री को जमीन पे देख करके। देखिए वहां पर इतना बड़ा रोड शो ऑर्गेनाइज किया है भाजपा ने। एक मिनट रुकिए जी, बोलिए। मारिया जी, बिहार के विकास की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बिहार में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि बिहार के विकास में बात हो, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हैं कि बिहार की हालात आज क्या है। मैंने बिहार सरकार ने दर्शाया है कि अभी शासी परिषदों की बैठक दिल्ली में हुई, उससे 2 दिन बिहार सरकार ने नीति आयोग और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अनुष्ठान आप 90% करें। इसलिए करें कि पहले की सरकार 75 से 90% तक करती थी और वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया और कई परियोजनाओं में तो 50-50 कर दिया है। इन कारणों से 21 परियोजनाएं लंबित हैं। अगर केंद्र सरकार 90% अनुदान नहीं करती है तो बिहार का जो लक्ष्य है अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन विकसित बिहार बनाने का वो लक्ष्य पूरा नहीं करेगा जो 2047 में पूरा करना था। अक्सर तो तब होता है तो माननीय मुख्यमंत्री पत्र तो लिखते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, लेकिन वो शासी परिषद के बैठक में भाग तक नहीं लेते। उसी दिन वो एनडीए की बैठक में भाग लेते हैं और उस परिषद में नहीं जाते हैं। आज प्रधानमंत्री बिहार में है, माननीय मुख्यमंत्री यही बात फिर प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि प्रधानमंत्री जी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% अनुदान केंद्र का हो, जैसा पहले होता था, तो बिहार अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग छोड़ दी है, विशेष पैकेज की मांग छोड़ दी है और विकास की बात कर रहे हैं। राजीव रंजन जी लगातार बोल रहे हैं। राजीव रंजन जी 2 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री, कितना उद्योग बिहार में आया, पलायन कितना रुका, बेरोजगारी कितना कमा, इस पे तो चर्चा कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके सरकारी आंकड़े हैं कि 3 करोड़ परिवार ऐसा है बिहार में जो मात्र 6,000 की आमदनी पे रहता है, यानी प्रति व्यक्ति एक दिन में 40 रुपए की आमदनी पे रहता है। ऐसे में परिवार चलाना कितना मुश्किल होगा। आप इधर उधर की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी रोज कहते थे कि रात तो कोई चलता था जी, रात तो कोई चलता था जी। पटना में मोदी रोड चौराहा पे, अटल पथ पे, नेहरू पथ पे लगातार 3 दहाड़े गोलियों का बौछार होता रहता है, जिसके कारण से आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी कड़ी करनी पड़ी तो बाहर तक नहीं निकल पाए। चलिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उस पर उसका रुख करते हैं। मैं सब लोगों के पास फिर से वापस आऊंगी। मोदी सरकार के 11 साल और मोदी 3.0 का 1 साल, सरकार ने की है काफी बड़ी तैयारियां। सभी मंत्रियों को निर्देश जारी हुए हैं। मोदी 3.0 का 1 साल 9 जून को पूरा होगा। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि अपने मंत्रालय की पिछले 1 साल की और 11 साल की उपलब्धियों का विवरण करें। सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी कि आईएनबी मिनिस्ट्री को दिया जाएगा उपलब्धियों का ब्यौरा। सूचना प्रसारण मंत्रालय बनाएगा बुकलेट। सभी मंत्रालय सोशल मीडिया पर भी करेंगे उपलब्धियों का प्रचार। पहले और आज की हालात की तुलना की जाएगी, अखबारों में लेखक लिखे जाएंगे और हर माध्यम से उपलब्धियों को बताने की कोशिश की जाएगी। कल कैबिनेट की मीटिंग में विस्तार से इस पर चर्चा होगी। कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी भाजपा सांसदों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें करेंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 9 जून को मोदी 3.0 का 1 साल होगा। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी डिटेल्स दीजिए। देखिए, कल कैबिनेट की मीटिंग पर भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। जो कई महत्वपूर्ण मौके आने वाले हैं, जैसे कि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है, 9 जून को मोदी 3.0 का 1 साल पूरा हो रहा है, 21 जून को विश्व योग दिवस है, 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इन तमाम मौकों के लिए मंचों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी ओर से तैयारियां करें, विभिन्न कार्यक्रम करें और खास तौर से जो मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं
और इसी तरह से मोदी 3.0 का 1 साल पूरा हो रहा है 9 जून को, उसके लिए भी कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है। सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपनी उपलब्धियां सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंप दें, उस पर कंपाइलेशन करके एक बुकलेट बनाई जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी उपलब्धियां बताएं और पहले क्या हालात थे 2014 के पहले और पिछले 11 साल में हालात कैसे बदले हैं, इसकी तुलना करते हुए पूरे ग्राफिक्स के साथ जनता को सूचना दी जाए। इसके अलावा देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सारे मंत्रियों को करने के लिए कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 6 या 7 जून को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करेंगे, जिसमें कि मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा और इसी के साथ 9 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से मोदी 3.0 का 1 साल और मोदी सरकार के 11 साल, ये इसका पूरा जश्न मनाने की और अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी है, जिसमें बीजेपी को भी शामिल किया गया है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल सभी सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करके उन्हें विस्तार से बताया कि उन्हें क्या क्या करना है। अखिलेश जी, एक और सवाल ये होगा कि ये जो सांसदों को इन्वॉल्व करने की बात चल रही है, उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या भूमिका होगी? देखिए, मंत्रियों को भी कहा गया है, सांसदों को भी कहा गया है कि वो हर हफ्ते 2 दिन पदयात्रा करें, 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करें और ऐसे कम से कम महीने में आपको 3 से 4 बार करनी होंगी। तो इस तरह से सारे मंत्रियों को, सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लोगों तक लेकर के जाएं, जिसमें अब ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जाकर लोगों को बताएं कि किस तरह से भारत ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है और जैसा पीएम मोदी ने जनता से वादा किया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, सरकार ने और सेना ने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो इसके लिए लोगों के बीच में जाकर उन्हें बताना जरूरी है। तो सांसदों की भी भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे यहाँ। ऑलराइट अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहीं पर रखते हैं और एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए।